निकाल दिया। दोस्तों 2012 में अगर आप देखें उनकी 16 इनिंग्स में 42.81 की एवरेज थी और 81.94 82 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट। और 2013 में यही 7 मैच उन्होंने जो खेले थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ, इनके बेसिस नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने बाकी सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं जो बात करूंगा वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे करूंगा और स्टैटिस्टिक्स मैंने खोल के रखे हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गौतम गंभीर की इंडियन क्रिकेट में सिग्निफिकेंस क्या रही है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं लेट 90s से इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं और 90 के दशक में अगर आपको किसी को पता होगा, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, इंडिया बाहर तो कभी बाहर टेस्ट मैच जीते ही नहीं। हम ऑलमोस्ट हम कभी कोई टेस्ट मैच जीते ही नहीं 90s में। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो हम जीते ही नहीं। हो सकता है किसी और देश में जीते हों, लेकिन ओवरसीज कंडीशन में वी वर नॉट वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट। और जहाँ तक मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स की बात है, शारजा ही एक जगह है जहाँ पे हम वनडे में भी जीतते थे। फिर 2000 का डेकेड आया और एक सुनहरा दौर आया जब सौरव गांगुली भारत के कप्तान बने। और उस समय हम डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट टीम जिसमें सचिन, सौरव गांगुली, डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट टीम जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जहीर खान, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इन सब के होते हुए हम पूरे दशक में, आप ये लगा लीजिए 99 से लेके 2007 के बीच में, हम 2005 के बीच में, उन 6 सालों के अंतराल में ही हम, मुझे लगता है 20 या 22 फाइनल्स हारे। आप सोचिए, और एक केवल फाइनल हम जीते, एक आध नो रिजल्ट रहे, और वो था नेटवर्स 2002 का। 2007 में हम 50 ओवर वर्ल्ड कप में पहले राउंड से निकल गए थे डिस्पाइट अपने सीनियर प्लेयर्स और कुछ यंगस्टर्स को ले जाने के। लेकिन और एक तरह से फैंस में बहुत मायूसी थी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हाल ही में हम 5 साल बाद मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीते। उस समय तो इतना लंबा सूखा दौर हो गया था मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतने का कि उम्मीद ही हार दी थी फैंस ने कि हर तरह से। और फिर एक यंग टीम को लेके हम T20 वर्ल्ड कप में गए, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरे हिसाब से, और वहाँ से इंडियन क्रिकेट काफ़ी हद से चेंज भी हुआ। लेकिन अगर आपको फाइनल याद होगा, फाइनल में दोस्तों वीरेंद्र सहवाग फाइनल से पहले इंजर हो गए थे। पाकिस्तान के साथ फाइनल था और पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेटर T20 टीम्स। उस टूर्नामेंट में रैविशिंग फॉर्म में थी पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था और भी कई टीमों को हराया था। और उमर गुल जिस फॉर्म में थे विद द बॉल, वो भी एकदम अनप्लेबल चल रहे थे। एंड फाइनल में जहाँ की युवराज सिंह नहीं चले, जो कि गोल्डन फॉर्म में थे, 29 बॉल में 70 मारे थे उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और वॉन्डरर्स जो कि अच्छी पिच मानी जाती है, हालांकि वो पिच इतनी बेहतरीन नहीं थी जितनी वॉन्डरर्स की हमेशा रहती है। लेकिन युवराज सिंह, यूसुफ पठान अपना डेब्यू कर रहे थे, रॉबिन उथप्पा भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं मार पाए, ना कि महेंद्र सिंह धोनी। गौतम गंभीर ने उस समय दोस्तों इनिंग्स को बनाया, उन्होंने कोशिश की वो एक एंड को बना के रखा और अटैक किया उनके बेस्ट बॉलर्स को। उमर गुल को जो उन्होंने 6 मारा था, जो स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन डिजिटल स्कोरबोर्ड पे लगी थी जाके, वो मुझे अभी तक याद है। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक वो 17th या 18th ओवर तक खेले थे जब उन्होंने एक पैडल स्वीप मार के 75 पे आउट हुए। अगर दोस्तों वो 75 गौतम गंभीर नहीं मारते तो भारत के रिस्पेक्टेबल स्कोर या ऐसा डिफेंडेबल स्कोर बनता ही नहीं शायद, जो कि 157 था। और बाद में वो एक डिफेंडेबल स्कोर साबित हुआ और वहाँ से इंडियन क्रिकेट बदला। उसके 4 साल बाद, उसके बीच में गौतम गंभीर ने बहुत कुछ किया वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल्स में भी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो पारियां खेली, नेपियर की जो उनकी डबल सेंचुरी थी, और भी बहुत सारी पारियां उनकी। वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जब हम ट्राई सीरीज 2008 में जीते, उसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। 2 सेंचुरी उन्होंने सीरीज में मारी थी और नंबर 3 की पोजीशन उन्होंने संभाली थी पहली बारी भारत के लिए, क्योंकि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ को नहीं लिया गया था उस टीम में। और एक नंबर 3
पे हम सॉलिड प्लेयर चाह रही थी टीम, और गौतम गंभीर ने वो करके दिखाया। और 10 साल बाद हम कोई वनडे का मल्टीनेशन टूर्नामेंट जीते, मतलब ऑस्ट्रेलिया से हम 10 साल बाद फाइनल जीते, 6 साल बाद हम मल्टीनेशन टूर्नामेंट जीते कोई भी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में हम पहली बार ट्राई सीरीज जीते थे। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप की बात ज़रूर करूँगा मैं। 2011 के क्वार्टर फाइनल में भी गौतम गंभीर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए थे उस टूर्नामेंट में। लेकिन फाइनल में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि हम उससे पहले वाले दशक में हम बहुत फाइनल्स हार चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड कप फाइनल हार चुके थे, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हार चुके थे, और श्रीलंका से कभी भी हम फाइनल नहीं जीत पाए, चेस करते हुए खास करके। हालांकि 2 फाइनल हम श्रीलंका से उस दशक के अंत में जीते थे, 2009 में कॉम्पैक, और 2010 में इनफैक्ट इसी दशक की शुरुआत में जो एशिया कप था, लेकिन पहली बैटिंग करके अंडर द लाइट चेजिंग अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी मलिंगा मुरलीधरन के अगेंस्ट, मुश्किल ही लग रहा था। और खास करके जब सचिन और सहवाग ऊपर आउट हो गए थे, 30 के अराउंड हमारा स्कोर था जब 2 विकेट उड़ गए थे, और 275 का टारगेट था। और मुझे याद है गौतम गंभीर ने आते ही पहली बॉल पे जो चौका मारा था लासित मलिंगा को स्क्वायर लेग की दिशा में, और उनकी जो, और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी, और जिस तरह से उन्होंने डाइव्स मारी, जिस तरह से उन्होंने टाइट रनिंग की, फास्ट रनिंग की, उनकी टी शर्ट पूरी गंदी हो गई थी। वो तो खैर बहुत छोटी चीज़ है गौतम गंभीर जैसे ग्रेट प्लेयर के लिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अटैक किया श्रीलंका के स्पिनर्स को, सूरज रणदीव को ओवर द कवर इनसाइड आउट, फिर स्वीप मारना, एंड उन्होंने एक हेल्दी स्ट्राइक रेट बना के रखी गिवन द रिक्वायर्ड टारगेट। और उन्होंने अपने सेंचुरी के बारे में भी नहीं सोचा जब वो 97 पे थे। तिसारा परेरा को अटैक करते हुए वो आउट हो गए, एंड मुझे लगता है इन दोनों ही मैचेस में मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को मिलना चाहिए था। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि फिर गौतम गंभीर को ड्रॉप क्यों किया गया। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इस पूरे दौर में आप कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हुई या गलत तरीके से ड्रॉप किया गया। मुझे लगता है ये चीज़ नहीं हमें कहनी चाहिए कि किसी प्लेयर को फेयरवेल मैच मिले ना मिले, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे बोर्ड को हमेशा टच में रहना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि क्या आपका आगे करियर होगा या फिर हमने क्या सोचा है। इवन अगर आप उस प्लेयर को करियर को वहाँ पे कर्टेल करके यंगस्टर्स को लाने की सोच रहे हैं, लेकिन ना वो चीज़ राहुल द्रविड़ के साथ हुई, ना सौरव गांगुली के साथ हुई, ना वो युवराज सिंह के साथ हुई, ना वीरेंद्र सहवाग के साथ, ना किसी के साथ भी, अजीत अगरकर, जहीर खान, हरभजन सिंह, किसी का भी आप नाम ले लें, इरफान पठान, सुरेश रैना, लेकिन गौतम गंभीर के साथ कहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 2012 का जो साल था उसका जब शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत तो पहली चीज़ तो आपको पता होगा कि 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारा एक टेस्ट का ओवरसीज टेस्ट सीरीज़ खेले जाने थे, 2 बैक टू बैक जो बड़े सीरीज़ थे, एक इंग्लैंड में और एक ऑस्ट्रेलिया में। दोनों में इंडिया मिजरेबल रहे, 8 में से 8 मैच हम टेस्ट मैच हारे, और वनडे सीरीज़ में भी दोनों में हम कुछ नहीं कर पाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़ था, इंग्लैंड में बायलैटरल सीरीज़ था, लेकिन हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। और 2012 में हमने ज़्यादातर मैचेस सब कॉन्टिनेंट में खेले, वर्ल्ड T20 भी खेला, लेकिन जब वो साल एंड हुआ तो टीम ने डिसाइड किया कि हम टीम को पूरी तरह से चेंज करेंगे। अब वहाँ पे वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर प्लेयर्स भी थे टॉप ऑफ द ऑर्डर में ओपनिंग करते हुए। और अगर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के ट्राई सीरीज़ में सचिन, गंभीर और सहवाग तीनों के बीच में शफल किया जा रहा था कि कौन से 2 ओपनर 2015 वर्ल्ड कप तक जाएंगे, इसलिए सबको नहीं खेला जाता सारे मैचेस में। और फाइनली ये हुआ कि तीनों ही नहीं गए। हालांकि सचिन जी तो रिटायर कर गए थे अगले मतलब उस साल के अंत में ही वनडे से, और अगले साल टेस्ट से, लेकिन गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को भी नहीं ले गए हम 2015 वर्ल्ड कप में। अब मैं आपको एक करके स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि कहाँ पे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। अब मैं खोल के आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारे गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस बाय टूर्नामेंट रहा है, वनडे की बात मैं पहले करूँगा, फिर टेस्ट की और फिर T20s की, क्योंकि वनडे में वो एक रेवोल्यूशनरी प्लेयर रहे इंडिया के लिए, गेटिंग इंडिया ओवर द लाइन इन बिग मैचेस। ही इज़ वन 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स फॉर अस, व्हिच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मैन ऑफ द मैच किसी को भी दे आप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गौतम गंभीर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मैं या कोई इंडियन फैन कभी नहीं भूलेगा। तो जो
श्रीलंका और इंडिया का सीरीज था, उसमें उनकी 51 की एवरेज थी। उन्होंने एक शतक भी लगाया था, 102 दो अर्धशतक लगाए थे। 5 इनिंग्स में से 3 में 50 प्लस मारे थे और एक शतक भी था उसमें, और जिसमें 250 रन मारे थे उन्होंने इन 5 इनिंग्स में। 51.6 की एवरेज थी उनकी, 84 की स्ट्राइक रेट, जो कि आज से 11 साल पहले 2012 की बात हो रही है। तो आज के टाइम में दैट इज एज गुड एज 100 स्ट्राइक रेट। उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान का सीरीज हुआ था 3 मैच का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 15 रन मारे उन्होंने पूरी सीरीज में, ठीक है। और इंडिया इंग्लैंड का जो सीरीज था, जो उनका आखिरी सीरीज प्रूव हुआ, उसके अंदर उन्होंने 127 रन मारे थे, जिसमें एक अर्धशतक भी था और 25 की एवरेज। दोस्तों ये वो पॉइंट था जहां पे इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक न्यू सेट ऑफ ओपनर्स लाएंगे, रोहित शर्मा और फिर शिखर धवन, जिन्होंने आगे टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें रख लिया चैंपियंस ट्रॉफी में। और वो एक सही मूव साबित हुआ। लेकिन गौतम गंभीर को एकदम से हटा देना टीम से, मुझे लगता है बहुत ही सही नहीं था, क्योंकि उन्हें कम से कम 15 में रखा जाना चाहिए था। आप और ऐसे प्लेयर्स को ले आए थे जिन्होंने जो वनडे में नहीं करे थे और जो फिर अपनी जगह भी नहीं बना पाए। जैसे कि आप कभी दिनेश कार्तिक को ले आए, फिर उन्होंने टीम से हटा दिया। फिर युवराज सिंह को वापस लाए, फिर उन्होंने टीम से हटा दिया। आपने बाद में आने वाले सालों में श्रेयस अय्यर को भी ट्राई किया, मनीष पांडे को भी ट्राई किया, अंबती रायुडू को ट्राई किया, अजिंक्य रहाणे को लेके आपने टीम से हटा दिया। तो आपने मिडिल ऑर्डर अपना वनडे का कभी स्ट्रांग नहीं बनाया, और गौतम गंभीर को आपने ऑल ऑफ अ सडन हमेशा के लिए अपने वनडे प्लान से निकाल दिया। दोस्तों 2012 में अगर आप देखें, उनकी 16 इनिंग्स में 42.81 की एवरेज थी और 81.94, 82 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट। और 2013 में यही 7 मैच उन्होंने जो खेले थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ, इनके बेसिस पे उन्हें टीम से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। क्या ये सही था? आई डोंट थिंक सो। खास करके उनकी अगर उम्र भी देखें आप, 2013 में गौतम गंभीर की उम्र जो है गौतम गंभीर की उम्र उस समय 31 साल थी, 32 साल के भी नहीं हुए थे। तो वो अर्ली 30s में थे, और बैटर्स अपने अर्ली 30s में अपने सबसे ज़्यादा पीक करते हैं, लेट 20s और अर्ली 30s में। ये आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। उसके बाद अगली बात, और एक चीज़ और कि उनकी जो इंग्लैंड के खिलाफ 2 पारियां थी, एक में उन्होंने 52 मारे थे, एक में 33 और एक में 24, और ये अच्छी सॉलिड पारियां थी, लेकिन इन्हें भी इग्नोर कर दिया गया। दोस्तों तो इसके बाद हम आते हैं टेस्ट क्रिकेट पे। दोस्तों आप देख लीजिएगा स्टैटिस्टिक्स और इनिंग्स बाय इनिंग्स। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा पूरी ही टीम के लिए जो है वो बहुत कठिन रहा था। और अगर आपको याद होगा, ये तो शुरुआत थी 2011 से लेके अब तक 2023 इस समय चल रहा है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम ऐसा हुआ है हमारे ओपनर्स चले हों। जैसे कभी मयंक अग्रवाल या शुभमन गिल ने प्रॉमिस दिखा दिया, या मुरली विजय ने ऑस्ट्रेलिया के 2014-15 के दौरे पे कुछ रन मारे थे। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड में भी 2014 में उन्होंने रन मारे थे, लेकिन कोई भी ओपनर बहुत सॉलिड फॉर्म नहीं दिखा पाया है। वहीं अगर आपको याद होगा, मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ। साउथ अफ्रीका के दौरे पे जो है उन्होंने 80 और 93 मारे थे। आखिरी 80, 93 और 64 मारे थे अपनी आखिरी 3 इनिंग्स में साउथ अफ्रीका में 2011 के शुरू में, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पे भी, जो कि इंडिया के लिए मिजरेबल रहा था, उसमें लॉर्ड्स में उन्होंने 64 रन की पारी मारी थी 184 बॉल्स में। और ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था उसमें उन्होंने सिडनी वाले टेस्ट मैच में, जो 2012 का हमारा साल का पहला टेस्ट मैच होता है सिडनी टेस्ट मैच, उस सिडनी टेस्ट, उसमें न्यू ईयर टेस्ट, उसमें उन्होंने 83 रन की पारी खेली थी 142 बॉल्स में। और उस टूर पे ज़्यादा इंडियन बैटर्स कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने चाहा कि टीम अपनी बदली जाए, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने कहाँ पे गौतम गंभीर को निकाला, ये देखिए आप। इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज था, जब इंग्लैंड ने इंडिया को टूर किया था, क्योंकि हम घर पे टेस्ट सीरीज हारे बहुत लंबे समय बाद, और तब से लेके अब तक हम घर पे टेस्ट सीरीज हारे ही नहीं है, तो इसीलिए टीम ने सोचा कि फेरबदल किए जाए। लेकिन आप ये देखिए
कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज था उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव पारीज में 65, 60 और 40 की पारीज खेली थी और काफ़ी टाइम क्रीज पे स्पेंड किया था, टीम को एक स्टार्ट दिलाने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ चूंकि जो आखिरी टेस्ट मैच था विदर्भ में, नागपुर टेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें 37 मारे उन्होंने 93 बॉल्स में, और दूसरी इनिंग्स में तो खैर उनकी बैटिंग आई नहीं थी, मैच ड्रॉ हो गया था। उन्हें टीम से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। ठीक है, 1.5 साल बाद आपने उनको टीम में बुलाया जब इंग्लैंड का एक बहुत ही टफ दौरा था, उसमें भी एक टेस्ट मैच उन्होंने खिलाया जिसमें उन्होंने 50 बॉल खेली दूसरी पारी में, लेकिन फिर अपने टीम से उन्हें निकाल के और 2.5 साल बाद बुलाया। इंग्लैंड जब इंडिया आए थे उसमें भी उन्होंने पहले टेस्ट मतलब अपनी पहले रीड कमबैक टेस्ट में 50 मारे 56 बॉल्स में, और न्यूजीलैंड जब आया था, और इंग्लैंड का साथ जो टेस्ट मैच था उसमें भी उन्होंने 29 मारे 72 बॉल्स पे। लेकिन उसके बाद उन्हें क्यों निकाला गया उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूँगा कि 2012 में जब आपका एक बैटर चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा, इतना सक्सेसफुल, और एक चीज़ और दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना सबसे कठिन जॉब है। आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी बैटिंग एक्सपर्ट से, टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट एक्सपर्ट से, उसमें गौतम गंभीर की करियर एवरेज 40 के ऊपर है, 42 की एवरेज ऑलमोस्ट। वीरेंद्र सहवाग के बाद जिस भी टेस्ट क्रिकेटर ने 50 के ऊपर पारियां खेली है उनकी सबसे अच्छी एवरेज है। हालांकि मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया अपने करियर को, लेकिन गौतम गंभीर ने जिस तरह की पारियां खेली है, और न्यूजीलैंड में जो हम टेस्ट सीरीज जीते थे उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका थी। साउथ अफ्रीका में पहली बार हमने टेस्ट सीरीज ड्रॉ किया तो उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका थी। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे मैंने आपको बताया 83 की उन्होंने पारी खेली। इंग्लैंड में भी उन्होंने लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में 64 की पारी खेली, तो वो एक ओवरसीज कंडीशंस के लिए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत बढ़िया थे ही, लेकिन ऐसे प्लेयर को आपने इग्नोर किया। एंड में करना चाहूँगा T20 के उनके करियर और स्टैटिस्टिक्स के साथ। दोस्तों, T20 का उनका अगर करियर देखा जाए तो उनकी एवरेज ठीक है लेट 20s में है, 30 से कम है, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 120, जो कि उस समय के T20 के हिसाब से ठीक थी, बहुत ख़ास नहीं थी, लेकिन यस इट वॉजंट बैड। और उनकी जो आखिरी पारी थी, आखिरी 2 पारियां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, जो T20 इंटरनेशनल सीरीज था, पहले में 43 मारा था, और उन्होंने जो दूसरे पारी जो उनकी आखिरी T20 इंटरनेशनल पारी खेली उसमें उन्होंने 11 बॉल में 21 रन मारे थे, इंडिया को अच्छा स्टार्ट दिलाया था, इंडिया वो मैच भी जीता था, और 4.4 ओवर्स में इंडिया का स्कोर 44 for 0 था जब गंभीर आउट हुए। तो एकदम से आपने ऐसे एक चैंपियन प्लेयर को टीम से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया, जबकि उनका रीसेंट फॉर्म जो था वो इतना ख़राब भी नहीं था। और ठीक है, एक स्लम्प आता है प्लेयर के करियर में, लेकिन आपने एक ऐसे प्लेयर को जो कि आपको हर फॉर्मेट में रन दे रहा था, रन बना रहा था, मैचेस जिता रहा था, टूर्नामेंट्स जिता रहा था, वर्ल्ड कप्स जिता रहा था, मल्टीपल वर्ल्ड कप जिता चुका है, अब्रॉड टेस्ट सीरीज आपको जिता चुका है, और आपको माइलस्टोन्स दिला चुका है टेस्ट क्रिकेट में। इंडियन नंबर 1 टीम टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही नहीं बनी, लेकिन आपने उस प्लेयर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया एक नई टीम बनाने के लिए, और वो भी एक अर्ली 30s वाले प्लेयर को। ये भी नहीं कि वो प्लेयर अपने मिड 30s में हो, लेट 30s में हो। तो क्यों ऐसा टीम ने किया, क्यों उन्हें स्क्वाड में नहीं रखा, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, इसका जवाब वो उस समय की मैनेजमेंट दे सकती है, कैप्टन दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब उन चीज़ों में किसी को इंटरेस्ट है भी नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर खुद मूव ऑन कर चुके हैं और सब लोग मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन इस तरह की नाइंसाफ़ी दूसरे प्लेयर्स के साथ ना हो, इसलिए भी मैंने वीडियो बनाया। आपकी क्या राय है प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा और बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगा। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय।